नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज गए हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और 5 की पंचायत में आज की पंचायत जो होगी वो एक ऐसे मुद्दे पर होने वाली है जिसका एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। वैसे तो ये खेल इस देश में, देश के कई इलाकों में, कई राज्यों में लंबे समय से चल रहा है, लेकिन एक बड़े खेल का पर्दाफाश उत्तर प्रदेश में हुआ है, बलरामपुर में। आप समझ गए होंगे, आज बात करने वाले हैं हम धर्मांतरण के खेल पर। और धर्मांतरण के खेल पर नकेल किस तरह से कसी जा सकती है और क्या कुछ उसके लिए किया जा रहा है। नकेल कसने की जिम्मेदारी मोटे तौर पर हमारे यहां, हमारी व्यवस्था में राज्यों की है, क्योंकि मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था राज्यों का मैटर है। तो ऐसे में इस देश में 10 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने धर्मांतरण को लेकर, यानी कि इस तरह के धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कानून बना रखे हैं। अब महाराष्ट्र भी 11वां राज्य होने वाला है जो धर्मांतरण को लेकर कड़ा कानून बनाने जा रहा है। और महाराष्ट्र में जो विधानसभा का यह सत्र, मॉनसून सत्र होना है, तो उसी सत्र में हो सकता है कि धर्मांतरण पर रोक के लिए, इस तरह के गलत तरीके से धर्मांतरण पर रोक के लिए एक कड़े कानून की व्यवस्था हो जाए। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं, महाराष्ट्र के जो डीजीपी हैं, उनके नेतृत्व में एक समिति का, एक कमेटी का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में यह सुझाया गया है कि आखिर इस तरह के धर्मांतरण के खेल पर नकेल कैसे कसा जाए। तो महाराष्ट्र सरकार का यह दावा है कि ये जो हम कानून बनाने जा रहे हैं, जो पहले के 10 राज्यों में कानून है, उससे भी बेहतर कानून होगा, उससे भी असरदार कानून होगा। लेकिन यह तो हुई महाराष्ट्र सरकार की तैयारी। और इस बीच में चल क्या रहा है? एक से बढ़कर एक भंडाफोड़ हो रहे हैं। छांगुर के नेटवर्क का, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पकड़ा गया है, और उससे कई सवाल उपज रहे हैं। ये सवाल कई तरफ जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस सवाल में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। किस तरह से महिलाओं को शिकार बनाया गया, महिलाओं की प्रताड़ना की गई, उनकी इज्जत अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया। इन सब के लिए पूरी प्लानिंग थी। और यह प्लान कौन बना रहा है, कहां बना रहा है? इस प्लान को लागू करने के लिए जो पैसे चाहिए, वो पैसा कहां से आ रहा है? छांगुर जो छोटा मोटा पत्थर बेचा करता था, वो अरबपति हो गया। उसका साम्राज्य उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से लेकर महाराष्ट्र के पुणे तक फैल गया। यह सब हुआ कैसे? और जिस समय यह सब हुआ, उस समय किसका किसका सहारा मिला, कौन कौन इसमें शामिल रहे? ये तमाम बातें, ये तमाम सवाल हैं, और इसी पर आज हम 5 की पंचायत करेंगे। लेकिन पहले आपको जरा सुनवाते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो नया कानून लाने जा रही है, उस पर क्या अलग अलग राय है, क्या अलग अलग विचार है, महाराष्ट्र सरकार की तैयारी क्या है, और छांगुर के भंडाफोड़ पर क्या कुछ सामने आ रहा है। धर्मांतरण बळजबरीने किंवा आमिष दाखवून धर्मांतरण करणं हा या ठिकाणी आपण गुन्हा मानलेला आहे। आणि या संदर्भातला कायदा हा कडक झाला पाहिजे, तो योग्य प्रकारे झाला पाहिजे। या दृष्टीनं आपण आपल्या जे काही पोलीस महासंचालक आहे, डीजी, यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कमिटी तयार केलेली आहे। त्या कमिटीने नुकताच आपला रिपोर्ट हा शासनाला दिलेला आहे। शासन त्या रिपोर्टची पडताळणी करेल आणि त्यानंतर आवश्यक असेल ती कारवाई शासन करेल। जहां धर्म परिवर्तन जबरदस्ती हो रहा है, 100% सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन धर्म परिवर्तन जबरदस्ती नहीं होता है, बिल्कुल गलत है ये। खासतौर से मुसलमानों में धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करने वाला पापी होगा। अब यह अलाउ ही नहीं है
और कोई भी संगठन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई भी संगठन भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जो धर्म परिवर्तन के लिए बनाया गया हो और बाहर से उसको पैसे आते हो, लोग फंड जमा करते हो। जोर जबरदस्ती से या प्रलोभन देके अगर किसी का धर्मांतर किया जा रहा है तो ये पक्की गलत बात है। इस पे बहुत बार कंप्लेंट्स भी आई हुई है, उसको कॉन्क्रीटली सामने जाने के लिए और भविष्य में ऐसा प्रकार ना होने के लिए इस टाइप का लॉ हम लोग लाए। लगभग 10 स्टेट्स में ये लॉ ऑलरेडी है। अपने राज्य में भी पुलिस महासंचालक के अध्यक्षता में इसकी कमेटी बनाई गई है। कमेटी का रिपोर्ट भी आ गया है। जल्द से जल्द इसकी स्क्रूटिनी करके ये लॉ। अरे भाई, कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी को बरगलाना और बरगला करके उसको धर्मच्युत करना ये अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए कि जिनका धर्मांतरण आपने किया है उनके जीवन में कौन सा बड़ा परिवर्तन आ गया है? क्या उनकी गरीबी मिट गई? क्या उनके शरीर में रोग होना बंद हो गया? क्या उनकी जितनी भी मन की चिंताएं थीं वो समाप्त हो गईं? और अगर नहीं हुई, जैसे वो पहले थे वैसे ही आज भी हैं, तो फिर आपने धर्मांतरण क्यों कराया? विश्व हिंदू परिषद धर्मांतरण विरोधी कानून का स्वागत करता है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार जो महाराष्ट्र में है उसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज ने काम किया है और ये जो धर्मांतरण विरोधी कानून जो सरकार ला रही है उसका हम पूर्ण रूप से स्वागत होना चाहिए और पूरे देश में धर्मांतरण विरोध कानून आना चाहिए और धर्मांतरण में लिप्त या धर्मांतरण कराने वाले फर्जी बाबा या ऐसी यंत्रणाएं, ऐसे षड्यंत्रों को पर्दाफाश होना चाहिए और ऐसे घिनौना अपराध में लिप्त इन सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। इस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। संज्ञान में आई बात सरकार ने उसको जो है बता दिया कि तुम जो चाहते हो तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होगी। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। पूरे देश में एक सुनियोजित ढंग से कन्वर्जन की पूरी साजिश चल रही है और एक मानसिकता है जिसे कहते हैं डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। तो आप अगर डेमोग्राफी चेंज कर देंगे तो यहाँ पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे, यहाँ की डेस्टिनी पे आप बदलाव ला सकते हैं। इसी माध्यम से फॉरेन फंडिंग के आधार पे भारी मात्रा में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में कन्वर्जन के रैकेट्स चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह से वहाँ पे कन्वर्जन के माध्यम से कन्वर्जन किया जा रहा है, तो उसको रोक लगाने की ज़रूरत है। तो आपने सभी की बातें सुनी। सब धर्मांतरण को लेकर कानून की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं धर्मांतरण अवैध तौर पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अबू आजमी एक बात कह रहे थे जिस पर विचार करने की जरूरत है। अबू आजमी कह रहे थे कि इस्लाम में इस तरह के धर्मांतरण को पाप माना जाता है। उससे ये सवाल उठता है, क्या छांगुर जैसे लोगों को इस्लाम के नजरिए से पापी कहा जाए, शैतान कहा जाए? और अगर कहा जाए तो ये बात खुलकर कहनी चाहिए। और जिस तरह से छांगुर का नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है, और संयोग देखिए कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार ही धर्मांतरण को लेकर नया कड़ा कानून लाने जा रही है। तो यह पूरा का पूरा जो सवाल है, अभी दो राज्य चर्चा में, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर देश के कई राज्यों में और कई राज्यों में जो नेटवर्क है उसको लेकर बातें हो चुकी हैं, चर्चा हो चुकी है। लेकिन यह खेल रुक नहीं रहा, क्योंकि यह इतना बड़ा सवाल है जिस पर संविधान ने अधिकार मोटे तौर पर राज्यों को दिए हुए हैं, और राज्य अपनी राजनीति, दलगत राजनीति
अपनी सुविधा के हिसाब से भी तय करते रहे इस मुद्दे को। लेकिन यह पूरी जो समस्या है उसको लेकर कुछ बड़े सवाल उपज रहे हैं और आज 5 की पंचायत में हम 5 बड़े सवाल पूछ रहे हैं, जिसमें सवाल नंबर 1 है कि देश के कई राज्यों में चल रहा है धर्मांतरण का रैकेट। क्योंकि चाहे अभी जो खबरें आ रही हैं बलरामपुर से या देश के और भाई कई अलग अलग हिस्सों से, कई राज्यों से जो खबरें आती रहती हैं, उससे तो यही लगता है कि धर्मांतरण का रैकेट, धर्मांतरण का खेल, सिंडिकेट बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है देश के कई राज्यों में। आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो देश के कई हिस्सों की जो डेमोग्राफी है, जो जनसंख्या का अनुपात है, वो बहुत ही तेजी से बदला है। इसमें घुसपैठ तो है ही, लेकिन धर्मांतरण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा कारण है। तो पहला सवाल यही। इसके बाद आज की पंचायत का दूसरा सवाल कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर ने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया कैसे? कब इसकी शुरुआत हुई? कौन लोग ऐसे रहे जिन्होंने छांगुर के इस नेटवर्क को पनपने दिया? कौन लोग ऐसे रहे जिन्होंने छांगुर के साथ मिली भगत की? और इतना बड़ा नेटवर्क अगर खड़ा किया है छांगुर ने, तो यह तो नहीं समझा जा सकता कि इसकी जानकारी किसी को नहीं लगी, इसकी भनक किसी को नहीं लगी। और ऐसे में यह कहा जा सकता है उस इलाके के लोग, उस इलाके के संगठन जो ये दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजों पर नजर रखते हैं, उन पर भी सवाल है। कहां थी उनकी नजर जब छांगुर अपना यह पूरा खेल खेल रहा था? यह सवाल भी है। इसके बाद आज की पंचायत के सवाल नंबर 3 कि देश भर में ऐसे और कितने छांगुरों का खेल चल रहा है, कौन कौन से राज्यों में चल रहा है, ऐसे कितने छांगुर हैं जो एक तरह से एजेंट बनकर इस देश की डेमोग्राफी को बहुत ही सुनियोजित तरीके से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे का प्लान क्या है? क्योंकि आपने कई बार इस तरह की भी खबरें सुनी होंगी कि कहीं पर ऐसे साहित्य, ऐसी किताबें पकड़ी गई, ऐसी सामग्री पकड़ी गई जिसमें कभी 2047 तक तो कभी उससे पहले ही देश को धार्मिक देश बनाने की तैयारी चलती है, प्लानिंग चलती है। तो कितने छांगुरों का खेल चल रहा है और कितने एजेंट इस तरह के हैं? क्या वो सभी पकड़े जाएंगे? यह भी एक बड़ा सवाल है। इसके बाद आज की पंचायत का चौथा सवाल, कैसा होने वाला है धर्मांतरण पर महाराष्ट्र का नया कानून? क्योंकि महाराष्ट्र यह दावा कर रहा है कि जो पहले की 10 राज्यों में, वो हम आपको दिखाएंगे भी स्क्रीन पर कि कौन कौन से ऐसे 10 राज्य हैं जिन्होंने कानून बनाए हुए हैं, लेकिन राज्य तो करीब करीब, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर 3 दर्जन है और कानून 10 राज्यों में है, 11वें राज्य में बनने वाला है। बाकी के करीब 2 दर्जन राज्य, वहां पर तो ये कानून उस तरह का नहीं है। इसका मतलब वहां खुला खेल चल रहा है क्या? लेकिन महाराष्ट्र का यह नया कानून किस तरह से अलग होने वाला है और इस नए कानून में क्या क्या बातें कही गई हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि डीजीपी जो महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर नया कानून बना रहे हैं। और इसके बाद आज का आखिरी और 5वां सवाल कि धर्मांतरण पर अगर रोक लगाने के लिए कानून बनाए भी जाते हैं, मैंने खुद आपको अभी बताया कि ये महाराष्ट्र 11वां राज्य होगा, बाकी करीब 2 दर्जन राज्यों में है ही नहीं, लेकिन इस पर भी आपत्ति क्यों? चाहे वो कोई नेता हो, कोई और भी हो, आखिर उनको आपत्ति क्यों हो जाती है? क्या धर्मांतरण पर कानून नहीं बनना चाहिए? क्या धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून नहीं बनना चाहिए? इस चीज के बारे में खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कुछ कहा था, उसे भी भूल जाते हैं। गांधी का नाम लेते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, लेकिन धर्मांतरण पर उन्होंने जो कुछ कहा उसी को भूल जाते हैं और उसके बाद उसका विरोध करने लगते हैं, धर्मांतरण पर रोक का। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस के नेता, स्वागत संदीप जी, नमस्ते। अखिलेश कटियार जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और
वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार पहले शुरुआत चर्चा की अनंत विजय सर से कर लेता हूं। अनंत विजय सर, जो आज पंचायत में हमने मुद्दा उठाया है, छांगुर का नेटवर्क तो हम देख रहे हैं किस तरह से। मैं इसमें आज ये भी सवाल पूछूंगा अनंत विजय सर कि जैसे मैं ये सवाल उठा रहा हूं कि छांगुर जो है वो अपना धंधा चलाता रहा और उसकी भनक इलाके के लोगों को नहीं लगी, उसकी भनक संगठनों को नहीं लगी, जो संगठन दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजों पर नजर रखते हैं और अपने आप को भी शामिल कर लेते हैं सर, उसकी भनक हम मीडिया वालों को भी नहीं लगी पहले। बाकी लोगों की तो बात है ही, कितने नेता कितने अफसर इसमें शामिल हैं, लेकिन यह भी बड़े सवाल हैं छांगुर के नेटवर्क के भंडाफोड़ से। अनंत विजय सर, देखिए लालचंद जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है कि बलरामपुर जैसे शहर में जहां वो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, लेकिन उसके बारे में तमाम संगठनों को जो घर वापसी से लेके तमाम तरह के अभियान चलाते हैं उनको क्यों नहीं पता चला, ये मूल प्रश्न है। और ये प्रश्न बहुत ही वाजिब है, पता चलना चाहिए था प्रशासन को, पुलिस को, इतनी चौकस पुलिस को इस बात का पता लगना चाहिए था। लेकिन एक और इसके साथ मैं जोड़ता हूं कि अपराध का पता बहुत बाद में चलता है, और खास तौर पे तब लालचंद जी जब अपराध में हर समुदाय के लोग लिप्त रहते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से प्रशासन के 2 लोगों को एटीएस ने पकड़ा और वो इनकी मदद कर रहे थे। ये स्कूल बनाने के नाम पर, क्या कहते हैं उसको, समाज सेवा के नाम पर, बड़े बड़े संस्थान खड़े करने के नाम पर इस छांगुर ने जिस प्रकार से अपना साम्राज्य खड़ा किया, एटीएस और पुलिस के कान खड़े हो गए थे। और 2 साल से मुझे ये बताया गया कि इसके विरुद्ध साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा था। लेकिन आपको बताऊं कि इसका जो चेला है वो नवीन उर्फ नवीन जो है, नवाजुद्दीन जिसका नाम है या कुछ और नाम है, जो नाम बदल के धर्म परिवर्तन किया, नीतू और नवीन ने जो नसरीन और नवाज बन गए, उनका भी 2-2 पासपोर्ट है। उन 2 पासपोर्ट के आधार पर वो अब इतना एजेंसीज को, आप कोई नवीन के नाम से ट्रेवल कर रहा है, कभी आप दूसरे नाम से ट्रेवल कर रहे हैं, कभी आप नीतू के नाम से ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसी प्रकार छांगुर के भी 2 पासपोर्ट थे। और छांगुर तो आपको पता होगा ना कि हम छांगुर किसे कहा जाता है, जिनकी 6 उंगलियां होती हैं उसको छांगुरिया कहा जाता है। और ये छांगुरिया से छांगुर बना और छांगुर से बाबा बना। जैसा आपने ठीक बताया कि ये पहले छोटे से एक अंगूठियां बेचा करता था, और जब ये मुंबई में गया तो मुंबई के एक धर्म स्थल पर इसकी मुलाकात नीतू से होती है। नीतू के यहाँ रुकता है, नीतू के पुत्र पैदा होता है, उसके बाद से पति पत्नी दोनों इसके भक्त बन जाते हैं। और ये नेटवर्क सिर्फ महाराष्ट्र तक ही नहीं फैला, इसके तार मिडिल ईस्ट के देशों में भी फैले हुए। जितने दुबई से कॉल आया, जब ये रैकेट का पर्दाफाश हुआ तो धर्मांतरण की गई बहनों को और परिवारों को दुबई के नंबर से धमकी भी मिला। ये सारी चीजें समाचार में आ चुका है। और इस सबसे बड़ी बात है कि जो वहां के भाजपा के एक नेता है दर्दन मिश्रा, उन्होंने इस संकेत भी किया इस बात का कि इनके अतीक अहमद से भी संपर्क थे। तो बगैर राजनीतिक संरक्षण के, बगैर सरकारी मुलाजिमों के मदद के ऐसा इतने लंबे समय तक ये खेल खेलना लगभग असंभव था। लेकिन क्या होता है कि जब आपके पास धन बल होता है तो आप सब चीज को किसी न किसी प्रकार से मैनेज कर लेते हैं। और छांगुर ने भी नीतू और नवीन के साथ मिलकर यही काम किया। नसरीन जो बन गई बाद में, जिनको आज अदालत में भी पेश किया गया और जेल भेज दिया गया है दोनों को। तो ये सारी चीजें, सबूत इकट्ठा करने में थोड़ा समय लगता है। और इसी समय लगने में 2 साल पहले छिटपुट वहां के समाचार पत्रों में इनकी संदिग्ध गतिविधियों की खबरें प्रकाशित हो रही थी, जो स्थानीय संस्करणों में छप के रह जा रही थी। जब एटीएस ने इनको ध्यान आकृष्ट किया, क्योंकि जो राष्ट्रीय स्तर पर खबरों को आने के लिए जब तक आप उसमें करोड़ों या बहुत सारे धर्मांतरण की बहनों की संख्या नहीं देंगे, तब तक वो राष्ट्रीय स्तर पर खबर बनती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि छांगुर अचानक से प्रकट हुआ। छांगुर बहुत समय से एजेंसीज के रडार पर था और एजेंसीज उसको लगातार ट्रैक कर रही थी। सिर्फ यहाँ ही नहीं, उन खाते भी रडार पर थे जिनमें विदेशों से पैसा आ रहा था। ये खाते उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में खोले गए थे। तो 2 साल नजर रखने के बाद, पुख्ता सबूत जुटाने के बाद इस पर हाथ डाला गया, क्योंकि बड़ा धनवान था। आप देखिए ना, कितनी बड़ी कोठी थी कि जिसको गिराने में लाखों रुपए खर्च हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और
8.5 लाख का शायद बिल दिया है। और इसका ऐसा नहीं है कि अदालत, इसका नहीं, तहसीलदार की अदालत ने इनको मई से नोटिस दिया हुआ है। इनको 3 नोटिस सर्व किया गया। मैं बहुत चैनल पर बहुत सारे प्रवक्ताओं को सुनता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, ऐसे कैसे गिरा सकते हैं। अरे भैया थोड़ा समझिए, बूझिए। 3 नोटिस दिए गए इनको, 15 मई को, 16 जून को, जाहिर सी बात है पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है, पूरी प्रक्रिया का पालन, पूरी प्रक्रिया का पालन किया। और एजेंसी इस बार बिल्कुल रोक लगा दी बुलडोजर एक्शन पर। मैं लौटता हूं सर, अनंत सर आपके पास लौटता हूं, मैं लौटता हूं। अखिलेश कटियार जी, उत्तर प्रदेश में आप लोग भी हैं, इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, कब शुरू हुई, कितनी फली फूली और कैसे ये आगे बढ़ी। भाई कम से कम ये देखिए कि कैसे पीड़ित महिलाएं आकर के अपनी आप बीती सुना रही हैं। पीड़ित महिलाओं को अगर आप सुनिएगा तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे, क्या क्या उनके साथ हुआ है, और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। इस पर कम से कम सबको ये आत्ममंथन करने की जरूरत है अखिलेश कटियार जी, कि किसके समय में क्या हुआ, किसके समय में शुरू हुआ, किसके समय में फला फूला, किसके समय में चलता रहा। यह मैं सबको पूछूंगा, किसी को बख्शूंगा नहीं, लेकिन आप भी जवाब दीजिए। आपकी भी पार्टी वहां पर सत्ता में रही है लंबे समय तक, बताइए। लालचंद साहब, आपका सवाल बहुत जायज है जी, और जो भी पीड़ित हैं उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है और हम इस बात से सहमत हैं। आपने इसके बारे में जानकारी बहुत होमवर्क किया है लालचंद साहब। 2015 में ये प्रधान बना था, छोटा सा एक गांव का पंचायत का चुनाव लड़ा, 2015 की बात है, प्रधान बना था और ये छोटे मोटे काम उस समय करता रहता था। ये जानकारी भी मीडिया में चारों तरफ है। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के बाद भी जिस तरीके का ये व्यवस्थाएं वहां चलती रही, जो भय का वातावरण उसने बनाया, जो साम्राज्य खड़ा किया, जो डबल ट्रिपल पासपोर्ट बनाए, तो इसमें निश्चित तौर पे लाल सिंह साहब हम एक कानून बना ले, 2 कानून बना ले, भाई संविधान में तो ये पहले से निहित है कि जबरदस्ती आप धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ठीक, आप कितने मर्जी कानून बनाए, लेकिन जो पहले कानून बनाए कम से कम उसी को पालन करा लेते। और या अगर कहीं लूप होल है तो उसको ठीक कीजिए, है कि नहीं? कहीं लूप होल है तो उसे ठीक आप जो है अतीक अहमद का नाम जोड़ते हैं, अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी से आप संबंध बताते हैं। वह अतीक अहमद के परिवार के लोग बसपा में भी थे। अतीक अहमद खुद अनुप्रिया जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। किसी का किसी के साथ रिश्ता जोड़ के क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से इतनी कर सकते हैं क्या? ये बात भी समझने वाली है लालचंद साहब। और धर्म के बदलने पे अगर हम कानून बनाना चाहें, उसको नए सिरे से करना चाहें, तो कानून तो ऑलरेडी बना है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते और स्वेच्छा से धर्म बदलने पे आप किसी को रोक नहीं सकते। ठीक है भाई, डॉक्टर अंबेडकर की एक किताब है ना, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन कर, जी आपने जानते ही होंगे इस बात को। बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर ने उसी महाराष्ट्र में लाखों लोगों के साथ हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध धर्म स्वीकार किया। तो इस देश का संविधान तो उस पर मैं ये कहूंगा अखिलेश जी मैं कहूंगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन किया, कहीं से कोई सवाल नहीं उठा, क्योंकि वो प्रक्रिया बिल्कुल फेयर थी। प्रक्रिया जो थी वो बिल्कुल एकदम साफ थी। उस प्रक्रिया के तहत कोई विचार परिवर्तन करता है, करे, उसकी पूरी स्वतंत्रता है। मैं सर एक बात कह के अपनी बात पूरी करता हूं। मैं इस कृत्य का घोर निंदा करता हूं और मैं ये सरकार से ये एक निवेदन भी करता हूं कि इसकी जांच करके इन 9 सालों में जिन जिन लोगों ने इसका लाभ उठाया है, इसके साथ रह के जिन्होंने आर्थिक लिया है, फायदा लिया है, उन लोगों को सजा दी जाए। और ये सरकार का फेल्योर है, किसी और पे बंदा फोड़ने की जरूरत नहीं है। आप एक लाइन और बोल ही दीजिए कि बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने से पहले इस छांगुर का नेटवर्क क्या वहां पर बनना शुरू हो गया था कि नहीं शुरू हो गया था, बताइए अखिलेश जी। मैंने लालचंद साहब, मैंने एक बात कही, 2015 में वो प्रधान बना था, ठीक है, लेकिन आप ज्यादा जिम्मेदारी मनीष शुक्ला जी की पार्टी पर डाल रहे हैं, इसलिए मैं मनीष शुक्ला जी के पास चलता हूं। मनीष शुक्ला जी, आपने देखा अखिलेश कटियार जी कह रहे हैं कि भाई पहले वो इतना बड़ा नाम नहीं था छांगुर, लेकिन ये पिछले कुछ सालों में पनपा है। अगर उनका ये आरोप सही है तो कैसे पनपा, दीजिए जवाब। देखिए, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर
लंबे समय से धर्मांतरण का एक नेटवर्क चलाया करता था। 2015 के पहले 2014 का चुनाव इस देश में हुआ था और समाजवादी पार्टी के लिए प्रातः स्मरणीय अतीक अहमद श्रावस्ती से चुनाव लड़ने गया था। उतरौला विधानसभा जहां से छांगुर है वो विधानसभा उसी श्रावस्ती में आती थी। जो राजनीतिक ताकत उसको पहली बार मिली वो समाजवादियों के प्रातः स्मरणीय अतीक अहमद के चुनाव के दौरान से मिलना शुरू हुई और उसी ताकत के बाद 2015 में वो ग्राम प्रधान बना। ये तो एक विषय है। देखिए लालचंद जी, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में 19 मार्च 2017 को बनी और धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा कानून 2024 में आया। ठीक है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के डिबेट चलाने वाले लोग थे, ऐसे 20 दुर्दांत लोगों को पुलिस और एटीएस ने गिरफ्तार किया था। हमको लगता है सबको जानना चाहिए, उस 20 में से 12 लोगों को उम्र कैद हो चुकी है एटीएस की अदालत से। 4 लोगों को 10 साल की कठोर सजा हो चुकी है। यानी अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार न होती, तो ये छांगुर जैसे लोग समाजवादी पार्टी और अन्य दलों के आशीर्वाद से ऐसे ही विचरण करते रहते। चूंकि धर्मांतरण कोई 4-6 साल 10 साल का मामला नहीं है। 2008 में तो केरल के वामपंथी मुख्यमंत्री अच्युतानंद जी ने विधानसभा में स्वीकार किया था कि लव जिहाद हो रहा है। वामपंथी थे, केरल का मामला था। यानी पूरे देश में आजादी के बाद कांग्रेस और ऐसे लोगों ने इन लोगों को सॉफ्ट प्लेस प्रदान किया। हिंदुओं का धर्मांतरण हो इसके लिए सिंडिकेट बने और इनको संरक्षण मिलता रहा। जो 10 राज्य हैं, आप इसी से समझिए, तो 10 राज्य कौन से हैं जिन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया? आप क्या ये सोच सकते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समय में ऐसा कानून बनता? और ये अखिलेश जी तो इतना आगे बढ़ गए कि छांगुर को अंबेडकर जी के एग्जाम्पल दे के बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, अरे भाई अंबेडकर जी ने कर लिया था, समानता नहीं है, मैंने बोल दिया। कौन सी बड़ी बात की? ये इस तरह के लोग हैं। ठीक है। लेकिन हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है भय, लालच और या लोभ से अखिलेश कटियार जी बोल दीजिए। अखिलेश कटियार जी कुछ काउंटर करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में बेटियों के जीवन को नरक बनाने के लिए कदम उठाएगा। ठीक है अखिलेश जी कुछ बोलिए, क्या मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मैं आता हूँ। अखिलेश जी का एक सवाल ले लीजिए। अखिलेश जी का एक सवाल ले लीजिए सर, उसके बाद फिर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ सर बस खाली एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। शुक्ला साहब, मेरा एक ही निवेदन है। पहला तो मैं डॉक्टर अंबेडकर की तुलना छांगुर से नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, 200 करोड़ 300 करोड़ पैसे देश में आ जाते, आपको पता नहीं चलता। हथियार आ जाते, आपको पता नहीं चलता। आतंकवादी इस देश में घुमाते, ठीक है मनीष जी का जवाब कहीं बन जाते, आपको पता नहीं चलता। भाई क्या सरकार है ये? दीजिए जवाब, मनीष जी का जवाब सुनिए। मनीष जी बोलिए। चल जी, यही सब बात इन्होंने अपने वक्तव्य में कही थी। यही इनके नए सवाल थे। मैं तो आ ही रहा हूं, लेकिन अगर अंबेडकर जी को छांगुर के बराबर समाजवादी पार्टी खड़ा करेगी तो मैं जरूर उसको पहले बोलूंगा। तो उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में अगर धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो वही हो रही है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोग तो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। आप बताइए, 2012 से 17 के बीच मुलायम सिंह के समय में एक व्यक्ति का नाम ये बताते हैं, एक आदमी को बताते हैं जिसके खिलाफ धर्मांतरण को लेकर कार्रवाई हुई। ठीक है एक पूरी सीरीज है। ठीक है, ये सवाल मैं पूछूंगा सवाल, और इसको और ज्यादा हम लोग पड़ताल करेंगे। साथ में महाराष्ट्र के नए कानून की भी बात करेंगे और संदीप जी के पास भी जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर संदीप जी आप ही का रुख करूंगा, तैयार रहिएगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 की पंचायत में। अभी सर बीड़ी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का।
समझकर इन्वेस्ट कर। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। स्वागत। ब्रेक के बाद पंचायत में आज हम लोग पंचायत कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि धर्मांतरण का जो खेल है वो खेल तो चल ही रहा है, लेकिन नकेल जितना कसा जा रहा है और कितना कसने की जरूरत है। संदीप त्रिपाठी जी सीधे आपके पास। संदीप त्रिपाठी जी, देश में करीब करीब 3 दर्जन राज्य हैं। अभी मनीष शुक्ला जी ये कह रहे थे, दावा कर रहे थे कि जिन 10 राज्यों में धर्मांतरण, इस तरह के अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, उनका दावा है कि भाई वो राज्य तो ज्यादातर हमारे बीजेपी के शासित राज्य हैं। बाकी भी तो करीब 2 दर्जन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां पर कानून बनाने का काम हुआ ही नहीं है। खेल चलने दिया गया, जो एक अपनी तरफ में कहावत है, खुला खेल फर्रुखाबादी चलने दिए इतने समय तक है। लाल जी, एक बात अपने यहाँ और कही जाती है, इंतजार का फल मीठा होता है। तो लगभग 32 मिनट से मैं सबको सुन रहा हूँ, तो इसीलिए तो मैं आशा करूंगा कि बोलिए ना आराम से जी। नहीं, विदाउट इंटरप्टेड अपनी बात आ जाए। दो मुद्दों पे मैं धर्मांतरण पे भी बात रखूंगा और ये बाबागिरी पे भी बात रखूंगा। किस तरीके से अपने देश में लोग स्थापित होते हैं धर्म के नाम पर और इस तरीके के नाम पर। देखिए सर, ये देश जो है कथाओं का देश है। ये कथा इसको बहुत पसंद है। कथा सुनाकर लोग मूर्ख बनाते चले आए हैं, चाहे वो आसाराम बापू रहे हों या बहुत सारे ऐसे बाबा रहे हैं जो इस तरीके से मूर्ख बनाते रहे, और मौलवी भी रहे हैं, मुल्ला जो है। अब देखिए सर, ये इसीलिए हमने कहा था सर, इन लोगों को बाद में बुलवाया करिए। भाजपा के जब आप पहले बुलवा लेते हैं तो सर ये चलने लगते हैं। ये देखिए सर, ये अब ये वो खाली ये कान में तेल डाल लीजिए। सुनिए ना, वो खाली ये कह रहे हैं कि छांगुर पर चर्चा हो रहा है, छांगुर पर बोल ही नहीं रहे। हम उसने सब पर बोल रहे हैं सर। आप अभी तो मैंने 10 सेकंड बोला सर। ठीक है बोलेंगे और पर भी बोलेंगे, छांगुर पर भी बोलेंगे। मनीष जी सुनिए, संदीप जी पर बोलेंगे सर, इन पे भी बोलेंगे। जो भाजपा नेता चंदा ले लेके विधायक सांसद बन गए, उनपे भी बोलेंगे। क्या परेशान छांगुर से? धैर्य रखिए थोड़ा सा। देखिए सर, अब सर इनको सर शांत कराइए। ये डिबेट अच्छा ठीक है, पहले संदीप जी की बात आ जाने दीजिए। मनीष जी, संदीप जी की बात आ जाने दीजिए। चैनल है क्या आपका? ये टाइम्स नाउ भारत है क्या? संदीप जी की बात आइएगा। बोलिए संदीप जी बोलिए। देखिए सर, दिक्कत जैसे मैंने बताया कि कथाओं का देश है सर। एक अपने यहाँ एक और सर आए कथाबाज, उन्होंने बताया कि हिमालय में हमने गुफा में तपस्या की है सर। फिर बताए 35 साल भीख भी मांगे हैं। फिर अमेरिका की यात्रा भी, उनकी फोटोज भी आती है। फिर मगरमच्छ भी पकड़े हैं। तो बनाकर मूर्ख सर वो इस देश में लोग करते रहे सर। उसी कैटेगरी का ये छांगुर बाबा भी निकला सर। ये छांगुर बाबा और उनकी कैटेगरी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सच्चाई ये है कि ये भी कथानक तैयार करके जिस तरीके से लोगों को पहले भी गुमराह किया जाता रहा है, उसी सीरीज का ये भी है। और ये दुर्भाग्य है कि ये पैदा उसी समय होता है जब एक और लोग आते हैं। तो ये घटनाएं सर साथ साथ चल रही थी। और अभी बात आई कि सपा बसपा और उसपा है। अब आसाराम बापू से तो मोदी जी भी आशीर्वाद लेने जाते थे। तो क्या कहें कि वो भी बलात्कार में शामिल थे क्या? मतलब अगर आप इस तरीके की कैटेगराइज करिएगा तो आप बचे नहीं रह पाइएगा। कृपया इस तरीके की घटनाओं को कैटेगराइज मत करिए। अपनी असफलता को सफलता का अगर आपको दम भरना है तो अभी कह रहे हैं, अभी किसी ने कहा कि 2 साल से सबूत इकट्ठा किया जा रहा था। भाई ट्रांजेक्शन के लिए 2 मिनट सर, तो डिजिटल मामला है। एक क्लिक मारिए, तुरंत डिजिटल का सब सारा ब्यौरा निकल कर चला आएगा। 2 साल से सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये गुमराह करना बंद करिए। और ये घटना की शुरुआत सर कहां से, खुला मामला कहां से? एक मुस्लिम व्यक्ति ने जमीन के मसले को लेकर FIR कराई, उसमें मामले में सुनवाई नहीं हुई। वो सर उत्तर प्रदेश सरकार तक गया, तब ये मामला खुला। ये छाती पीट रहे हैं जबरदस्ती की, ये किया वो किया, ATS फलाना धमाका। अब आते हैं सर धर्मांतरण के मुद्दे पर। ठीक है, आप भाजपा वाले सब तो पढ़े लिखे हैं सर। सिर्फ आना ही नहीं है, सिर्फ आना ही नहीं, ये भी बताना है कि महाराष्ट्र में जो कानून आ रहा है उसका कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी क्या? बिल्कुल करेंगे सर, थोड़ा सा हित बता रहे हैं सर। अब भाजपा वाले सर बात तो बड़ी बड़ी करते हैं सर, लेकिन की पढ़ाई लिखाई पे सवाल खड़े करिएगा तो डिग्री पे 8 साल से ज्यादा हो गया, मुकदमा चल रहा है।
दिक्कत यह है सर कि इनको यही नहीं पता है कि 1967 में इस देश में अब इनको चालू कराइए। हाँ नहीं, आपको पूरा टाइम दिया बोलने का, ये बात सही है, सही बात। मनीष जी को टाइम दिया था, मनीष जी ने भी टाइम दिया। महत्वपूर्ण बात आ जाए, 1967 में इस देश में सर्वप्रथम धर्मांतरण पर कानून बनता है। 1967 में जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम पर अपने अस्तित्व की लड़ाई इस देश में लड़ रही थी, तो हमने धर्मांतरण के खिलाफ 1967 में हमने कांग्रेस ने उड़ीसा में कानून बना दिया था। 1968, सुनिए ना साहब, 1968 में मध्य प्रदेश में बना दिया था, जिसका 2021 में आपने संशोधन किया। लेकिन क्या है कि आपको चश्मा लगाकर दिखाना है, आपको उसके नाम पर लोगों की हत्या करनी है, लोगों को फंसाकर अपनी राजनीति करनी है। लेकिन एक आरोप और लगता है। संदीप जी एक लाइन बोल लेता हूं, संदीप जी एक लाइन बोल लेता हूं। संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक आरोप यह भी लगता है कि पहले की सरकारों ने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि गो हत्या पर रोक भी लगा दी और गो हत्या धड़ल्ले से जारी भी रही। ये भी आरोप लगते हैं कि भाई आप कानून तो बना देते हैं कई बार, लेकिन उस पर इंप्लीमेंटेशन यानी कि उस पर अमल भी होना चाहिए कड़ाई से। बिल्कुल सर होना चाहिए, और हम इस बात की मांग भी करते हैं ना सर। बात नियत कीजिए, अभी बात आई ना कि राज्य का गिनाया गया कि 10 का हमने इतना किया। हमने ही बताया कि जब आपकी उत्पत्ति ही नहीं हुई थी इस धरती पे, आपकी पैदाइश भाजपा की नहीं हुई थी, तब हमने कानून बना दिया था। आपने इतिहास की बात छेड़ दी है, चश्मा दिखा। बिल्कुल हम इतिहास की बात छेड़ दी है, तो अनंत विजय सर हमारे साथ हैं। धर्मांतरण को लेकर, धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून को लेकर एक बात सर और कह दे, कह लीजिए, फिर अनंत विजय सर के पास। नॉर्थ ईस्ट की बात आई कि नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक धर्म परिवर्तन होता है। अभी किसी के आपने बाइट भी चलाई थी, भाजपा नेता ही थे। तो नॉर्थ ईस्ट में तो आपके पूरे राज्य का पूरी डेमोग्राफी बदल गई। अरुणाचल प्रदेश में तो हमने कानून ला दिया था सर, हमने कानून ला दिया था, जनता दल और आप जो है हम दोनों ने मिलकर ला दिया था। आज ये बता दे कि आप भाई मणिपुर में ला दीजिए, आप ला दीजिए, असम में ला दीजिए, और भी जो राज्य हैं जो है नॉर्थ ईस्ट के, एक राज्य में लाने की हिम्मत हो दिखा दीजिए। ठीक है, मनीष जी से इस पर सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले अनंत विजय सर, मनीष जी आ रहा हूं आपके पास। अनंत विजय सर, धर्मांतरण का इस देश में इतिहास की जब बात कर रहे हैं तो खासतौर पर 1947 के बाद की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पहले अगर ले जाइएगा तो मामला बहुत फैल जाएगा, है ना। 1947 के बाद ले लेते हैं। 1947 के बाद इस देश में धर्मांतरण का, आ रहा हूं मनीष जी, आ रहा हूं, 1947 के बाद धर्मांतरण का खेल कैसा चला, उस पर कानून जिस तरह बनना चाहिए था बना क्या, कानून कहीं अगर बना तो क्या उसको उस तरह से लागू किया गया क्या, ये तमाम बड़े सवाल हैं अनंत विजय सर। आपके सवाल पर मैं आऊं, लेकिन उसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। संदीप जी से मैं सहमत हूं कि ये देश कथावाचकों का देश रहा है, और कथा कह के लोगों ने, मैं सिर्फ उनसे ये जानना चाहता हूं, जब उनकी बारी आएगी तब वो बोले तो बेहतर रहेगा कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी और जो दूसरे वाले एक और नरसिम्हा राव के समय जी गुरु थे, चंद्रा स्वामी जी, ये बेहतर कथावाचक रहे होंगे, तभी तो प्रधानमंत्रियों तक इनकी पहुंच रही होगी। आसाराम से आशीर्वाद लेने पर नरेंद्र मोदी का नाम इन्होंने जरूर ले लिया, लेकिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और चंद्रा स्वामी का नाम शायद बहुत सुविधाजनक तरीके से भूल गए। सर, मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। विरोध किया नहीं तो आनंद जी आप गलत बात कर रहे हैं। बोल लीजिए, एक लाइन बोल लीजिए। अगर आप किसी को जोड़ेंगे तो आप नहीं बच पाएंगे। हम तो जोड़ने का विरोध कर रहे हैं, वही तो आनंद सर भी वही कह रहे हैं कि उन चीजों को जोड़िए नहीं। वो नहीं कह रहे हैं, आनंद सर भी वही बात कह रहे हैं। संदीप जी, आनंद सर भी वही बात कह रहे हैं कि जोड़िए नहीं इस तरह से, वही तो वो कह रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं जोड़ रहे, हम तो इसके खिलाफ हैं। हमने यही बात कही कि फ्रेमिंग नहीं होनी चाहिए। सहमत हूँ, ठीक मैं है, तो आपसे सहमत हूँ सर। बोलिए अनंत सर, बोलिए। आपने जो उदाहरण दिए उसमें मुझे चंद्रा स्वामी और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी याद आ गए। अब याद आ गए तो मैंने सोचा दर्शकों के साथ उसको साझा कर लिया जाए, क्योंकि वो भी तो किसी न किसी प्रकार की कथा सुनाते ही होंगे। स्वामी तक चले जाइए, बिल्कुल चिन्मयानंद स्वामी चले जाइए, बहुत सारे और नाम निकल। ठीक है, फिर तो स्वामियों और छांगुरों की कमी नहीं है, फिर तो जोड़ने लगिएगा ना, आप उसको जोड़ने लगिएगा तो फिर ये भी हो जाता है कि कौन से इलाके इस देश में, कौन से इलाके खास धर्म के धर्मगुरुओं के लिए रिजर्व कर दिया गया कि यहां पर खुल करके चलिए, कोई नहीं आएगा। ये सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं कि कौन से इलाके को खोल दिया गया था कि यहां कोई दूसरा नहीं आएगा, आराम से कीजिए काम।
उन सब चीजों पर करेंगे चर्चा। अनंत विजय सर, इतिहास की बात। मैं तो संदीप जी का समर्थन कर रहा था, वो नाहक परेशान हो गए। मैं इतना कह रहा हूं। अब मैं आपके प्रश्न पर आता हूं, जो आपने कहा धर्मांतरण का मुद्दा बहुत गंभीर है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग होती है इसकी, आप सब लोग जानते होंगे। इसलिए धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाना बहुत बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए ना, अभी आप किसी दिन उत्तर प्रदेश का कोई समाचार पत्र उठा लीजिए, बरेली से, शाहजहांपुर से, उधर पीलीभीत से, कहीं से भी उठा लीजिए, 1, 2, 3 आपको धर्मांतरण का रहता है। चाहे वो ईसाई धर्मावलंबी हो, चाहे इस्लाम के हो। 3-4 दिनों से मैं बड़ी चर्चा सुन रहा हूँ कि इस्लाम जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण नहीं कराता हूँ। फिर तो इतिहास की सारी किताबें लालचंद जी बदलनी पड़ेगी ना। मैंने यही सवाल उठाया था। अबू आजमी जो कह रहे हैं कि ये अगर इस्लाम में गुनाह है, तब तो ऐसे गुनाहों की बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। वही ना, इस जलालुद्दीन से उस जलालुद्दीन अकबर तक जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि धर्म के नाम पर तो सारे लोगों ने तलवार के जोर पर हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का प्रकल्प किया। मैं मानता हूं कि इस्लाम बहुत खूबसूरत धर्म है, लेकिन इस्लाम के खिलाफ अगर मुस्लिम समाज से आवाज नहीं आएगी तो इस्लाम की आड़ में छांगुर जैसे लोग अपने धर्म को जो बर्बाद करते हैं, इसके खिलाफ मुसलमानों को आवाज उठानी पड़ेगी। इसके खिलाफ तथाकथित कांग्रेस जैसी सेकुलर दलों को आवाज उठानी पड़ेगी, जो संदीप जी आज उठा रहे हैं। उठा तो रहे हैं सर, जोर तरीके से उठाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल उठा रहे हैं। मैं लौटता हूँ संदीप जी लौटता हूँ, आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा। मुझे थोड़ा सा ध्रुवीकरण की राजनीति। अखिलेश कटियार जी। अच्छा हाँ ठीक है, मनीष जी एक लाइन बोल लेंगे, फिर अखिलेश कटियार जी। मनीष जी बोल, मनीष जी की कुछ बात रह गई थी, वो अखिलेश कटियार जी को पूछना चाहते हैं। देखिए, 2 बातें जो तथ्यात्मक रूप से मुझे कहनी थी। एक तो 1967 और किसी का कोई वजूद नहीं था, तो इनको ये बता दीजिए 67 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ सरकार में शामिल थी। दूसरा, पूरी डिबेट में अखिलेश कांग्रेस के प्रवक्ता ने छांगुर और बलरामपुर की घटना में एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द इसमें कांग्रेस ने नहीं बोला। छांगुर, उत्तराखंड और बलरामपुर का नाम नहीं लिया कांग्रेस के प्रवक्ता ने। इससे स्पष्ट है कि राहुल गांधी ने घुटने टेक दिए हैं कट्टरपंथियों के सामने। ठीक है, आप मुझे जरा अखिलेश कटियार जी के पास अब मुझे जाने दीजिए। अब आप दोनों थोड़ा सा रुक जाइएगा, अखिलेश कटियार जी के पास चलता हूं। अखिलेश कटियार जी, आपने जिम्मेदारी आपने डाली कि भाई 2017 से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ठीक है। मैं निश्चित तौर पर यह बात कहूंगा कि अगर 2017 के बाद भी ये खेल जारी रहा या बढ़ा, पनपा, तो सवाल मनीष शुक्ला जी की पार्टी पर भी उठना ही चाहिए और उठाना ही चाहिए। लेकिन जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जो कनेक्शन अखिलेश कटियार जी सामने आ रहे हैं, छांगुर जैसे लोग, और छांगुर ही क्यों, जिस तरह से उस तरह की चीजों को पनपने दिया गया, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में भी बड़ा सवाल है। चाहे माफिया का पनपना हो, चाहे ये धर्मांतरण माफिया का पनपना हो, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर आपकी पार्टी के सरकार के दौरान की जो शासन है, उस पर भी गंभीर सवाल उठते रहे। अखिलेश कटियार जी। लालचंद साहब, संदीप जी ने बात कही, उसको दोहराने का कोई फायदा नहीं है। चाहे जहांगीर हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे आसाराम जी बापू हो, संबंधों को लेकर किसी भी सरकार की जिम्मेदारी से क्या पल्ला झाड़ा जा सकता है लालचंद साहब? उनको जोड़ के अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर लेना, ये बहुत जिम्मेदारी भरा बयान नहीं है। सरकार को जिम्मेदारी से महसूस करना चाहिए, बिल्कुल, कि सरकार का जो कर्तव्य था वो उसमें चूक हुई है और उसे ठीक किया जाए। अपराध को किसी भी लिहाज से, अपराध को न सहयोग किया जा सकता, न समर्थन किया जा सकता है। जबरदस्ती धर्मांतरण गलत है, नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी अपराधी उसे सजा मिलनी चाहिए, एक बात। लेकिन लाल सिंह साहब, ये विषय तो बड़ा महत्वपूर्ण है। बात धर्मांतरण की है, बात धर्म की है, और धर्म की बात है, सम्मान की बात है। लाल सिंह साहब, अब हम इस बात पे, जब ये बड़ा चैनल है, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, जब इटावा के अंदर हिंदू धर्म में एक की चोटी मोड़ के उसी धर्म के लोग उसके ऊपर पेशाब करते हैं, तो उनका धर्म कहां है?
और कितने धर्म गुरु उनके लिए साथ में आए। वह धर्म नहीं, ये भी बात तो है ना, वह धर्म नहीं, अपराध है, अपराध है, अपराध है ना, अपराध है। कितने लोगों ने इस बात को एक सुर में सब लोग कहेंगे अपराध है और कार्रवाई हो रही है। जी बोलिए। एक मिनट, यामिनी साहू के ऊपर जब मामला छत्तीसगढ़ में आया, जब वो कथावाचक कहीं ये जाके मुजरा करे, वो हिंदू धर्म के ही लोग थे वो, ऐसी व्यवस्था में सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती है? आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा होने देती है? जात के नाम पे अपमान, आ रहा हूं संदीप जी आ रहा हूं, लेकिन सवाल उठा है मनीष जी की पार्टी पर। मनीष जी के लिए सवाल आया है अखिलेश कटियार जी का। मनीष जी जवाब दीजिए, मनीष जी आप जवाब दीजिए अखिलेश कटियार जी के सवाल। लालचंद जी, पूरी डिबेट में जो लबोलवाब है उसमें सपा और कांग्रेस तमाम प्रकार के एग्जाम्पल देके इस विषय को डाइल्यूट करना चाहती है, लेकिन छांगुर जो है अखिलेश यादव के पीडीए से प्रभावित था। पिछड़ी जात की लड़कियों का अब आप इसको पीडीए से भी जोड़ रहे हैं, अगड़ी जात की लड़कियों का कुछ रेट, और बेशर्मी से सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता हिंदू लड़कियों के रेट लिस्ट पे भी नहीं बोल रहे हैं। इनको शर्म और लज्जा नहीं आती है कि आज छांगुर पे जब डिबेट हो रही है जो उसने रेट लिस्ट हमने तो पहले निंदा की है। आप मेरे सवाल पे बोले, सवाल पे बोलिए कि जिस धर्म में उन्हीं के धर्म के लोग उन्हीं के अपमान करें और कोई धर्म गुरु के समर्थन में ना आए, उनका धर्म कहाँ है? दलित लड़कियों का रेट लिस्ट 8 से 10 लाख लगाया करता था। आपको बोलना चाहिए, बड़े प्रवक्ता है, जिम्मेदार व्यक्ति है, ऐसे किसी धर्म के अंदर जात के नाम पे, चाहे यामिनी साहू हो, चाहे देवेंद्र पटेल हो, चाहे ठीक है, आप दोनों रुक जाइए जरा, आप दोनों रुकिए, संदीप त्रिपाठी जी बताइए, संदीप त्रिपाठी जी रुकिएगा सर, मनीष जी रुकिएगा, मनीष जी ठीक है, मनीष जी रुकिएगा, आपने संदीप जी पर भी सवाल उठाए, संदीप जी उसका जवाब देंगे। साथ में संदीप जी ये भी जोड़ लीजिएगा कि ये छांगुर का जो नेटवर्क, ये जो अंपायर, ये जो खड़ा किया 100-200 करोड़ का, ये पैसा कहां से आया? संदीप जी, कोई बाहर में नेटवर्क है जो फंडिंग कर रहा है? बताइए। बिल्कुल सर, बताएंगे। सर लाल जी, पहली बात तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि धर्मांतरण इतना बढ़िया हिंदू धर्म होने के बावजूद, लोग सनातन धर्म इतना बढ़िया होने के बावजूद छोड़ते क्यों है, जाते क्यों है सर? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये कारण सर। अभी जैसे हमने बताया कि 1967 में हमने एक कानून बनाया सर उड़ीसा में, 1968 में मध्य प्रदेश में बनाया। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों का उदय हुआ, ये जो सामंतवादी मनुवादी विचारधारा के लोग जब सत्ता में आए, उन्होंने जात के नाम पर लोगों के उत्पीड़न शुरू किया, तो लोगों ने सनातन धर्म छोड़ना शुरू किया। इस उसके पहले धर्मांतरण नहीं होता था। जब सर नहीं होता था सर, छांगुर का नेटवर्क फंसा नहीं रहा था, पैसे के लालच में नहीं करवा रहा था धर्मांतरण। छांगुर के नेटवर्क ने, मैं वो रेट लिस्ट दिखा नहीं रहा हूं, लेकिन छांगुर के नेटवर्क ने जातिवार रेट लिस्ट तय कर दी थी। उसमें भी आते हैं सर, और उसमें सारी जातियों के नाम थे, सारी वर्गों के नाम थे, सारे की किनका क्या रेट चल रहा है धर्मांतरण का पैसा। इसलिए इसको सिर्फ वर्ग से नहीं जोड़िए सर। अभी आपने पूछा कि पैसा कहां से आ रहा है सर, ये तो सरकार को पता होना चाहिए, हमारी आईडी को पता होना चाहिए, हमारी राय को पता होना चाहिए, हमारी ईडी को पता होना चाहिए। जो विपक्ष के नेताओं के यहाँ छापा डालने तक पहुंच जाते हैं, क्या ये भांग खाकर अब तक सो रहे थे, गांजा पी लिया था? ठीक है, लेकिन जो आपने जो सवाल उठाया था संदीप जी, आपने सवाल उठाया कुछ खास वर्गों का धर्मांतरण हो रहा है। मैं कह रहा हूं, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते मैं वर्गों का नाम रेट लिस्ट के साथ चला नहीं रहा हूं, लेकिन सब जानते हैं कि वो रेट लिस्ट आया हुआ है और उसमें सारे वर्ग शामिल हैं। इस वर्ग के लिए इतना लाख, इस वर्ग के लिए इतना लाख, सबके लिए है। जब धोखे से फंसाया जाएगा तो उसमें वर्ग कहां आ जाता है? उसका कारण यही है,
वे बेचारे पीढ़ी पे सस्ते में आ जाएंगे। नहीं, आप इसमें आप पॉलिटिक्स नहीं जोड़िए, इसमें पॉलिटिक्स नहीं जोड़िए। मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं ये भी कहता हूँ, मनीष जी ने जोड़ दिया कि ये पीडीए से जाके जुड़ता है। मनीष जी, ये भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी विचारधारा के लोग, ये मनवादी विचारधारा के लोग जात के नाम पर पीड़ित करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनीष जी एक लाइन का काउंटर, फिर अनंत सर के पास। मनीष जी एक लाइन का काउंटर, फिर अनंत सर के पास। मनीष जी, मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि कांग्रेस ने छांगुर जलालुद्दीन जैसे कुकर्मी पे एक शब्द बोलना नहीं उचित समझा और एटलीस्ट लेके टहला बेशर्मी से उसको बचा रहे हैं लोग। कभी ये चले जा रहे हैं छत्तीसगढ़, कभी बाबा अम्बेडकर को सामने ला दे रहे हैं। कितनी बेशर्मी भरी परिस्थिति है और ये लोग धर्म को प्रवचन दे रहे हैं। नहीं, 2-3 लाइन तो बोला है, ज्यादा नहीं बोला है, लेकिन 2-3 लाइन बोला है संदीप जी ने। बाकी तो हालांकि उन्होंने बहुत सारे लाइन दूसरों पर बोले, लेकिन छांगुर पर 2-3 लाइन बोला है 2-3 लाइन। आप संतुष्ट हैं छांगुर पे उन्होंने जो बोला है? अब संतुष्टि असंतुष्टि की बात छोड़ दीजिए आप अभी, लेकिन 2-3 लाइन बोला है। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है दूरदर्शन पे जी। उसके नेटवर्क को खत्म करो। जो ठीक है, लोगों ने चंदा लिया उनको जेल भेजो, जिन अधिकारियों ने मिली भगत की उनको ठीक है। अच्छा ठीक है, आप पीडीए से जोड़ रहे हैं और ये आपकी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अनंत सर को लाइए, अनंत विजय सर को लाइए, क्योंकि ये सवाल उनके लिए बनता है। अनंत विजय सर, ये राजनीतिक विचारधारा से पीडीए की बात कह लें या उन्होंने जोड़ दिया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ता है, जबकि क्या है सच्चाई? क्या है सच्चाई? तो यह है कि छांगुर जैसे लोग रेट कार्ड जारी करते हैं, इस वर्ग का इतना लाख, इस वर्ग की लड़कियों को लाने का इतना लाख, उसमें तो सारे वर्ग शामिल है। आनंद सर बिल्कुल, और मनीष जी को बधाई दे दीजिए कि मनीष जी ने उकसा के थोड़ा तिवारी जी से छांगुर के खिलाफ ज्यादा बोलवा लिया है और पता नहीं क्या होगा उनका, मुझे नहीं मालूम। लेकिन संदीप तिवारी जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि आखिर धर्मांतरण होता क्यों है? हिंदू धर्म इतना खूबसूरत धर्म है, तो हमें आस पड़ोस के लोगों को, समाज का को भी ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का लालचंद जी, कि हमारे पड़ोस में जो रह रहा है उसको यहाँ आके कोई छांगुर, कोई मसीह, कोई आके अगर उसको लालच देता है, उसकी मदद करता है, याद कीजिए आज के पंचायत की शुरुआत हमने उसी सवाल से किया था कि इलाके के लोग, संगठनों के लोग, और मैंने तो मीडिया को भी शामिल कर लिया था कि मीडिया के लोग, उनको भी नजर रखने की जरूरत है। लेकिन आपको लगता नहीं बड़ा सवाल है? बड़ा सवाल इसलिए भी है, आपको क्या लगता है कि पूरा का पूरा अफ्रीका महादेश, पूरा का पूरा दुनिया का बहुत बड़ा इलाका, वो क्या सिर्फ इन्हीं वजहों से धर्मांतरित हुआ है या बिल्कुल सुनियोजित रैकेट चला करके धर्मांतरित किया गया है? नहीं, रैकेट तो चलता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब छांगुर जैसे लोग उसी अंतरराष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा हैं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। मैं उसी पर आ रहा था, मैंने आपके लाइन से ही क्यों लिया था। लेकिन जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ इस्लाम बल्कि ईसाई मिशनरीज काम करती हैं धर्मांतरण कराने में, उसको रोकने के लिए, धर्मांतरण के लिए एक सख्त कानून की आवश्यकता है। और किसी भारतीय जनता पार्टी से या किसी कांग्रेस के राज से धर्मांतरण बढ़ता घटता नहीं है। वो ये अलग बात है कि किसी पार्टी की सहानुभूति किसी समुदाय विशेष के प्रति होती है, उस कारण से उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है। बहुत संभव है कि अगर कोई अन्य सरकार होती तो छांगुर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं होती, उनको किसी न किसी प्रकार से बचाने का प्रयास किया जा रहा होता। लेकिन चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो कानून के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था और धर्मांतरण जैसे मुद्दे पर बहुत सख्त कदम उठाती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए मेरा मानना है लालचंद जी की पूरे देश में धर्मांतरण के विरुद्ध एक सख्त कानून होना चाहिए, जिससे कम से कम हमारे समाज में इस प्रकार की विसंगतियां पैदा न हो। और इस पर तो मुस्लिम धर्म गुरुओं को और ईसाई धर्म गुरुओं को भी सामने आकर सबको साथ आना चाहिए। अगर हम सच में अगर हम धर्मनिरपेक्ष और एक बढ़िया समाज बना। हाँ संदीप जी बोल लीजिए। लाल जी 10 सेकंड। हाँ बोलिए। सर अभी सर आनंद जी ने जिस तरीके से कहा कि अगर किसी और की सरकार होती तो ऐसा नहीं होता, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2008 एक सिमी संगठन होता था जो कि पेवर इस्लामिक संगठन था और क्या करता था पूरा देश जानता है। सर उस पर 2008 आप उस पर बैन लगाने का क्रेडिट लेना चाहते हैं? सर हाई कोर्ट 2008 में हाई कोर्ट ने सर जो है प्रतिबंध खत्म कर दिया न्यायिक प्रक्रिया के तहत। सर हम सुप्रीम कोर्ट जाकर
आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। मैं ये कहूंगा कर्नाटक की राज्य सरकार जैसे जो आपकी सरकार है उनको भी जरा बताइए कि कम से कम ऐसे तत्वों को बढ़ावा ना दें, ठीक है। और जो कानून है, कानून किसी को अगर कहीं से कोई प्रभावित होकर के धर्मांतरण करता है, कोई रोक टोक नहीं है, होना चाहिए, ये खुले समाज में ये होना चाहिए, लेकिन कहीं से भी किसी तरह से प्रभावित करके, फंसा करके, साजिश करके, नेटवर्क बना करके धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आज के इस पंचायत में संदीप त्रिपाठी जी, साथ में हमारे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़े थे, अखिलेश कटियार जी जुड़े थे और अनंत विजय सर भी जुड़े थे। तो लेकिन बात फिर वही है कि धर्मांतरण को लेकर के कानून सारे राज्यों में होने चाहिए। अभी 10 राज्यों में है, 11वें राज्य महाराष्ट्र में बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आह्वान किया है उद्धव ठाकरे से भी, राज ठाकरे से भी, कि भाई अच्छी बात है, आप मिलिए, अच्छी राजनीति कीजिए और अच्छे कानून जब बन रहे हैं महाराष्ट्र में तो उसका समर्थन भी कीजिए। और धर्मांतरण जैसे जो जिस तरह की ये कारनामे हैं, जिस तरह का खेल है, उस पर नकेल लगने का काम होना ही चाहिए। फिलहाल आज की 5 की पंचायत में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति, पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।